हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सारे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ हम। प्रैक्टिस सेशन, यू नो दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। आई रिमेंबर आई गेव यू सम होमवर्क, उसकी बात भी मैं करूंगा, उससे पहले हम देख लेते हैं। रीड द डायरेक्शंस। इट सेज इन क्वेश्चन नंबर 1 टू लास्ट, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, कुछ मैं करा चुका हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो, आज फिर मैं आपको ले रहा हूं। दिस वुड बी अ मिक्सचर ऑफ, दिस वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, राइट। दोनों ही बातें यहां पर होंगी। ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं। इट सेज in question number 1 to last, sentences are given with blanks to be filled in with an appropriate word or words. 4 alternatives, remember what I said, alternatives, right? 4 के बाद आपने क्या लिखा, alternatives। यहां से आपको पता चल जाएगा कि this is a noun, right? This is a noun। यानी हर बार हमें 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट इट बाय ब्लैकनिंग द अप्रोप्रिएट रेक्टेंगल इन द आंसर शीट। चलिए, आपके पास आंसर शीट नहीं होगी तो ब्लैकनिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। आपको क्या देखना है, समझ लें कि कौन सा आंसर होगा। मैं इसकी बात आज शुरू करूंगा, इसे देखते हुए हम चलेंगे, चीजों को देखते और समझते हुए बिल्कुल आगे हमें बढ़ना है, राइट। उससे पहले जो होमवर्क दिया था उसकी बात भी मैं कर लेता हूं एंड देन वी विल गो अहेड, राइट। जो हमने होमवर्क देखा था मैं वो पहले बता देता हूं, ये पहले मैं क्वेश्चन करता हूं फिर मैं होमवर्क पढ़ाता हूं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना, समझना शुरू करते हैं। पहला लिखा हुआ है, मैंने आपको बोला था, you'll get 4 videos for fill in the blanks, you'll get 4 videos for improvement, not improvement, for correcting the sentences, 4 videos for your making sentences with the words। तो ये आपका सेकंड वीडियो रहेगा, देखें ध्यान से। A rare audio tape released by the court at the end of the hearing showed many judges asking, a rare audio tape कोई रिलीज हुआ था जो कोर्ट पर, एट द एंड ऑफ द हियरिंग, जो हियरिंग चल रही थी उसके एंड में एक रेयर वीडियो जो है दिखाया गया, जिसमें ये देखा गया, ये पाया गया, वीडियो में ये शो हुआ, many judges asking, वीडियो showed many judges asking they should intervene at all, कि क्या वो इंटरवीन करें या ना करें, वो इंटरवीन करें भी या नहीं, राइट। तो हमें क्या लेना चाहिए, एक चीज मैं आपको ट्रिक देता हूं, जब भी ऐसे वर्ड्स एग्जाम में आ जाए, याद रखें, एक ये वेदर और ये एक वेदर, कहीं ना कहीं होमोफोन से इनके साउंड कहीं ना कहीं एक जैसे हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। रिमेंबर, इफ ओनली और ओनली इफ। अब आप कहोगे सर ये भी तो एक जैसे हैं। देखो जी, इफ का कोई मतलब नहीं, इफ दे शुड इंटरवीन एट ऑल। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर यहां ओनली यानी सिर्फ इफ का ऑप्शन दिया होता तो मैं उसे प्रेफर करता, इफ दे शुड इंटरवीन एट ऑल। ओनली इफ ओनली, दोनों ही ऑप्शंस रॉन्ग हैं, ठीक है। चॉइस की बात होती है, जैसे मैं कहूं ही आस्क्ड मी, एग्जांपल देता हूं, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी whether I would take tea or coffee। ये तो एक ओपन चॉइस आपको दी जा रही है कि ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेदर आई वुड टेक टी और कॉफी, कि मैं टी लूंगा या कॉफी लूंगा, टी लूंगा या कॉफी लूंगा, है ना। ये तो एक ओपन चॉइस वाली बात हो गई। लेकिन अगर मैं यहां से कॉफी ना भी लिखूं, यहां से हटा दूं इसे, मैं ऐसा लिखूं कि ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड टेक टी, तो भी बात वही है। अरे भाई, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप चाय लोगे, हाँ क्या आप चाय लोगे, तो इसके दो मतलब निकल सकते हैं कि या तो चाय लोगे या नहीं लोगे, और दूसरा मीनिंग निकल सकता है कि क्या आप चाय लोगे या कुछ और लोगे। डिड आई मेक इट क्लियर? तो जब भी बात चॉइस की होती है, अगर क्लियरली चॉइस मेंशन होती तो वहां सिर्फ वेदर ही लिया जा सकता था। इफ, अब यहां इस सेंटेंस में अगर आप इफ लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। जिस सेंटेंस में आपके पास चॉइस होती है तो उस केस में हमें जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी इन्हें बोलते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी इन्हें बोलते हैं। अगर आपके पास सेंटेंस में और है और विजिबल एक ओपन चॉइस है तो वहां पर तो आपको वेदर ही लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मैं यहां और कॉफी ना लिखता तो इफ या वेदर में से दोनों ले सकता था, इफ या वेदर। रिमेंबर व्हाट आई सेड, इफ और वेदर। लेकिन यहां पर सेंटेंस में इफ ओनली इफ, ये चॉइसेस हमें नहीं लेनी है, ये हम लेते ही नहीं। इफ या वेदर में से एक ले सकते थे, अब इफ और ओनली इफ ओनली इफ रॉन्ग हो गया। और ये वेदर तो आपको पता है मौसम की बात करता है, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। डिड आई मेक इट क्लियर? कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं अभी आपको जो होमवर्क था लास्ट वीडियो में दिया वो भी मैं बता दूंगा। ध्यान से देखें, समझें और आगे चले, जो मैं आपको बता रहा हूं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। लिखा हुआ है रीता हर होम वर्क येट। इफ यू रिमेंबर, येट मैंने आपको पढ़ाया था टेंस में। येट जो होता है, दो बातें होती हैं। येट वाला सेंटेंस इज ऑलवेज या तो वो नेगेटिव होगा या नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा। दूसरी बात, येट जो है ना, येट, ये जो येट है, रिमेंबर दिस टॉक्स अबाउट प्रेजेंट टेंस। ये बात प्रेजेंट टेंस की करता है, इस बात का बड़ा ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर मैं कहूं कि उसने अभी तक पत्र नहीं लिखा है, उसने अभी तक मुझे नहीं बुलाया है, उसने अभी तक मेरे दोस्तों को इनवाइट नहीं किया है, तो रिमेंबर व्हाट्स गोना हैपन। अभी तक का मतलब है I'm talking about something happening or going to happen or has happened in present, कि कुछ जो प्रेजेंट में हो चुका है या नहीं हुआ है। फिलहाल येट को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, वो आपने पहले ही लिखा है। रीता, सारे ऑप्शंस नेगेटिव हैं, लेकिन बात मैंने क्या बताई, प्रेजेंट कौन सा दिखा रहा है। अब आप कहोगे ये दो तो हट गए है ना, विल नॉट डू हो गया और डिड नॉट डू, ये दो ऑप्शंस आपने हटा दिए। गुड, ये भी प्रेजेंट और ये भी प्रेजेंट है। यू मस्ट बी नोइंग, आई हैव टॉट दीज पॉइंट्स इन द टॉपिक टेंस। रेगुलर बैचेस में मैंने ये टॉपिक जो है, ये पॉइंट जो है डिस्कस किया है। मैंने कहा था कि कोई भी इंडेफिनिट टेंस जो होता है, दैट टॉक्स अबाउट सम रेगुलर एक्शन, सम हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स और प्रोवर्ब्स की बात करता है ना। अगर कोई आदती घटना है, कोई सार्वभौमिक सत्य है, जो चीज हमेशा सच होती है, या कोई हैबिचुअल एक्शन हो गया, आदती घटना मैंने बोल दिया, यूनिवर्सल ट्रूथ, या कोई साइंटिफिक फैक्ट होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, या प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें होती हैं, अगर ऐसा होता है तो याद रखें उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है। क्या ऐसी कोई बात इस सेंटेंस में है? क्या ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, या ये कोई हैबिचुअल एक्शन है, या ये कोई प्रोवर्ब है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, या साइंटिफिक फैक्ट है? नहीं ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा। येट मैंने पहले बता रखा था, येट को हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, दैट टू विद अ नेगेटिव सेंटेंस। सो द आंसर इज सी। रिमेंबर, आंसर इज सी। बच्चे आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। आई होप दैट्स क्लियर, राइट। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ध्यान से देखते और समझते हुए। क्या कहता है, डोंट वरी बच्चे, जो आपका आंसर है वो भी मैं कर दूंगा, होमवर्क आपका जो था वो बता दूंगा। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, मैं इसे हटा देता हूं ताकि आप क्लियरली उसी चीज को देख पाएं। फोकस वहीं रहना चाहिए। नंबर 3, इट सेज मेनी मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, मेनी मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, हाँ, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। एक तो यहां थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल है, इसे ईयर्स कर लो, ठीक है। मेनी मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ ईयर्स अगो, तो यहां क्या लेंगे? बोलो भाई, यहां क्या होना चाहिए? स्टार्टेड और देखो, स्टार्ट और बिगिन में एक डिफरेंस होता है। स्टार्ट का मतलब शुरू होना और बिगिन का मतलब भी शुरू होना। यहां जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं सिर्फ यही नहीं कि मैं आपको आंसर बता दूं कि ए है, बी है, सी है, डी है। सी, आई विल टेल यू व्हिच वन इज द आंसर एंड आई विल टेल यू व्हाई रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर नॉट द आंसर, राइट। जो बाकी रह गए वो आंसर क्यों नहीं है, और जो आंसर है आखिर वो आंसर क्यों है, वो ऑप्शन क्यों लिया जाएगा, ये बताना होता है, तो मीनिंग को समझाना होता है। बिगिन का मतलब भी शुरू होना होता है, और स्टार्ट का मतलब भी शुरू होना होता है। कई चीजें हैं शुरुआत के लिए यूज होती हैं। फिलहाल तो मैं बिगिन और स्टार्ट की बात करूंगा। व्हेन यू बिगिन समथिंग विद अ गुड प्लानिंग, व्हेन यू हैव बीन प्लानिंग समथिंग फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम और मे बी फॉर सम टाइम, कि भाई इस काम को मैं तब शुरू करूंगा। प्लानिंग के साथ होने वाले काम की शुरुआत जो होती है उसे बिगिनिंग या उसे बिगिन करना बोलते हैं, ठीक है। जबकि अगर कोई काम सडनली हो जाए, ऑल ऑफ अ सडन हो, तो उसे स्टार्ट बोलते हैं। अगर आप गलती से जा रहे हो और कोई स्विच आपसे प्रेस हो जाए और मशीन चल जाए, तो मशीन जो वो चल गई वो बिगिन नहीं, वो स्टार्ट हुई, राइट। कार को अगर आप गलती से की भूल जाते हैं और कोई बंदा कार स्टार्ट करता, तो आप ये नहीं बोलोगे द कार बिगेन, नो, द कार स्टार्टेड। डिड आई मेक इट क्लियर? सो व्हेन समथिंग हैपेंस ऑल ऑफ अ सडन, दैट कम्स with a meaning, that comes under this category. And when you begin something, when you do something with a lot of planning, that comes under this category. I hope I'm making it clear. तो फिलहाल ये आंसर नहीं होने हैं, मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, इनका मतलब बताया। प्लानिंग के साथ, अरे भाई कौन प्लानिंग कर रहा था और क्या अचानक शुरू हो गए? नहीं, यहां कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। मेनी मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर बिगेन,
खुद ब खुद ये शुरू नहीं हो सकते भाई, प्लानिंग कोई करेगा तब शुरू करेगा, और जो शुरू करेगा वो लिखा होना चाहिए। या तो ये पैसिव में होता, मेनी मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर वर बिगन पैसिव में तो होता। तो ना मैं बिगेन ले सकता हूं ना ही स्टार्टेड ले सकता हूं, अब मैं क्या लूंगा, ठीक है। ये स्प्रिंग की सेकंड फॉर्म है स्प्रैंग। जब आपको पता हो, एक तो स्प्रिंग नाउन होता है, यहां मैं लिख देता हूं, एक स्प्रिंग जो है ना ये नाउन की तरह भी यूज होता है, एक वेदर है, ठीक है, स्प्रिंग वसंत को बोलते हैं, ठीक है, नाउन भी होता है। और स्प्रिंग जब वर्ब होता है ना, जब ये क्या होता है, वर्ब होता है, तो इसका मतलब टू जंप या क्विकली, वॉक क्विकली होता है। तो भाई टू जंप और टू वॉक क्विकली जैसा कोई सेंस यहां पर हमें नहीं लेना है, तो आंसर क्या बना, बोलो भाई, ओरिजिनेटेड, यानी शुरू ही, है ना। कई बार हम क्या बोलते हैं, द गंगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयाज, यानी गंगा जो है वो नदी गंगा हिमालयाज से, हिमालयाज या हिमालय उनका उद्गम है, वहां से वो निकली है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ही इज अटरली एट द एंड ऑफ द डे, वह समानता होता है, अटरली का मतलब होता है, तीन वर्ड्स होते हैं, अटर मटर चटर, चैटर बोलते हैं, चटर नहीं बोलते हैं, अटर मटर और चैटर, राइट। तो आप वो डिक्शनरी देख लेना, उससे मतलब नहीं, मैं अटरली बता रहा हूं, अटर से बनाया गया अटरली, अटरली एडजेक्टिव है जिसका मतलब है वेरी, ही इज वेरी, इसका मतलब क्या, ही इज वेरी, क्या होता है वेरी, एट द एंड ऑफ द डे, यानी जब दिन खत्म होता है, यानी दिन खत्म होने तक, तो वो समानता होता है क्या, worn आउट, worn थ्रू, worn आउट, worn अवे, worn ऑन, ठीक है। अब इसे फिल करना हो तो बात कैसे बने, फिल करना होगा तो यू मस्ट नो मीनिंग, है ना। जब तक हमें मीनिंग नहीं पता होंगे हम फिल नहीं कर पाएंगे। तो मीनिंग्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखें, जो मैं आपको बता रहा हूं बड़ा सिंपल है, मीनिंग्स को देखें, समझे और आगे चलें। सबसे पहले, हालांकि मैं आपको बता दूं आंसर आपका worn आउट है, क्योंकि ये वेयर आउट की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। वेयर आउट का मतलब होता है टू गेट टायर्ड, टू गेट टायर्ड, टू बी टायर्ड, थका होना, टू बी टायर्ड, कोई दिक्कत तो नहीं, टू बी टायर्ड। अच्छा, ये तो उसका मतलब हो गया। अब हम बात करें अगर वेयर थ्रू का मतलब भी क्या होता है, देखो कहीं ना कहीं वेयर अवे और वेयर थ्रू ये लगभग एक जैसे एक साथ होते हैं, और इनका मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू, किसी चीज को पहनकर, यूज कर उसे पुराना कर देना या घिस देना, ठीक है, उसे हम यूज करते हैं इस सेंस में, मैं आपको बता देता हूं। चलिए ये बात समझ में आ रही होगी। तो कहीं ना कहीं दोनों का मतलब क्या है, वेयर अवे, ही हैज वर्न अवे दैट पेयर ऑफ शूज, यानी उसने वो जो जूते थे उन्हें पहनकर घिस दिया है, पुराना कर दिया, वेयर अवे करना या वेयर थ्रू करना। अच्छा, वेयर थ्रू का एक और मतलब होता है, मोस्टली कपड़ों के लिए यूज होता है, ड्रेसेस के लिए, क्लोथ्स के लिए यूज होता है। जब आप किसी चीज को इतना पहने कि उनमें छेद हो जाए, कपड़ों में फट जाए, कपड़े छेद हो जाए, दैट इज वेयर थ्रू, राइट। तो मतलब कहीं ना कहीं एक ही मतलब होता है, घिसना, पुराना कर देना, दैट इज वेयर थ्रू और वेयर अवे। वेयर ऑन क्या होता है, देखें वेयर ऑन क्या होता है, आंसर मैंने बताया वेयर आउट। वेयर आउट का मतलब मैंने आपको बच्चे क्या बताया, वेयर आउट का मतलब मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है टू बी टायर्ड, थक जाना, टू गेट टायर्ड और टू बी टायर्ड। अब बात कर लेते हैं क्या वेयर आउट की, वेयर ऑन की बात होती है, वो क्या होता है, वेयर ऑन का मतलब क्या होता है, पास करना, क्या होता है, पास करना। बच्चे मेरी आवाज आ रही है, ऑलराइट। गुजरना, वेयर ऑन का मतलब है टू पास, गुजरना। मोस्टली जब कोई चीज धीरे धीरे गुजरती है, जैसे मैंने कहा द स्टॉर्म वोर ऑन, द स्टॉर्म वोर ऑन एंड द पीपल स्टार्टेड कमिंग आउट, ठीक है, यानी तूफान क्या हुआ, गुजर गया, वेयर ऑन, इसे उस सेंस में लेते हैं। इसलिए जब हमें मीनिंग पता होगा, इसका मतलब गुजरना होता है, घिस देना, यूज कर लेना, तो ये मीनिंग नहीं हुए, आंसर हमारा बी हो गया। वेयर आउट का मतलब है टू गेट टायर्ड, टू बी टायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ध्यान से और आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। आई होप ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे तो मैं ऑप्शंस दे दूंगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखें, समझे और आगे चले। चलिए क्लियरली अब आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है,
पीपल शुड रिफ्रेन, देखो जी इसमें कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं आपको, बड़ा सिंपल है, याद कर लेंगे, समझ लेंगे। रिफ्रेन, रिफ्रेन जो वर्ब है इसके बाद एक ही प्रपोजिशन आता है फ्रॉम, और किसी भी प्रपोजिशन के साथ याद रखना एनी प्रपोजिशन, एनी प्रपोजिशन याद रखना, कोई भी प्रपोजिशन अपने बाद अगर वर्ब लेती है तो कोई और फॉर्म कभी नहीं लेती, आईएनजी फॉर्म लेती है। रीज़न क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म जेरेंड बन जाता है, और जेरेंड को ही हम वर्बल नाउन बोलते हैं, वी कॉल इट वर्बल नाउन। ठीक है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन आता है, ये कंडीशन होती है, और वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखने से वो वर्बल नाउन या जेरेंड बन जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इनफैक्ट टू के बाद भी आईएनजी तभी आता है, टू के बाद भी आईएनजी आता है, कॉन्सेप्ट में रेगुलर बैचेस में मैंने पढ़ाया है, टू के बाद आईएनजी तभी आता है जब वो टू एक प्रपोजिशन होता है। क्या होता है बच्चे? वो टू एक प्रपोजिशन होता है। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो सबसे पहले फ्रॉम ढूंढो, आपको फ्रॉम यहां मिल गया, आप कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये लिखा जाएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच लॉन्ग, ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है, हाउ मच लॉन्ग, कितनी और देर या कितने और समय के लिए दिस बुक, तुम्हें इस बुक की आवश्यकता होगी। समझना, ये देखो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि सेंटेंस कैसा होना चाहिए? इंटरोगेटिव होना चाहिए। सिर्फ बोलने और सुनने में ही नहीं, वो लिखने में भी साउंड करना चाहिए। इट हैज टू बी एन इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। गाइज आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट हैज टू बी एन इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, ये एक इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो क्या यू आर नीडिंग ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है? बिल्कुल नहीं। एक तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का आना असर्टिव स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा नीड को आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते। तो फिलहाल ऑप्शन ए रॉन्ग है। बाकी के ऑप्शंस में दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? राइट, बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, आगे चलेंगे बच्चे। हाउ मच यू आर नीडिंग दिस बुक नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, नंबर 6 हो गया था, अब हम नंबर 6 के बाकी के ऑप्शंस देखेंगे। ध्यान से देखेंगे, आप बहुत ध्यान से देखें। ओह, जस्ट मोमेंट, मेरे ख्याल से ऑलराइट, सॉरी, ये ऑप्शंस थे। नाउ लुक हियर, ये देखें ध्यान से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे, चीजों को देखते हुए चलते हैं। नाउ पहला ऑप्शन था यू आर नीडिंग, वो मैंने वैसे हटा दिया था। अब यहां क्या होना चाहिए? विल यू बी नीडिंग, विल यू बी नीडिंग। मैंने पहले ही कहा कि नीड को आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किया करते, यानी ऑप्शन बी भी रॉन्ग। हमारे पास ए रॉन्ग, हमारे पास बी रॉन्ग। विल यू हैव नीडेड, कितने और समय तक विल यू हैव नीडेड, विल यू हैव नीडेड दिस बुक, ठीक है, विल यू हैव नीडेड दिस बुक। चलो मैं वापस आता हूं फिर से, एक सेकेंड। नीड को आईएनजी फॉर्म में ऐसा नहीं कि यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल वी कैन यूज इट, ठीक है। फ्यूचर सेंस हमें दिखाना है। अब है क्या? देखो जी, अगर हम हैव यू नीडेड लिखेंगे तो ये एक्शन का कंप्लीशन दिखाएगा, एक्शन का खत्म हो जाना, जबकि तुम क्या पूछ रहे हो कि कितने और समय तक तुम्हें इस बुक की जरूरत पड़ेगी, यानी फ्यूचर टेंस हमें लेना है। अब फ्यूचर में हमारे पास दो हैं, देखो डी भी रॉन्ग हो गया और ए भी रॉन्ग हो गया, बी और सी है। विल यू बी नीडिंग और विल यू हैव नीडेड, इनमें से कौन सा होगा? अगर आप विल यू हैव नीडेड बोलोगे, हाउ मच लॉन्ग विल यू हैव नीडेड दिस बुक, तो याद रखना आप कि आप एक्शन को कंप्लीट दिखा देंगे, जबकि ऐसा सेंस आपका नहीं है। आवश्यकता खत्म होना नहीं बताया जा रहा, वहां कह रहे हैं कि कब तक आवश्यकता रहेगी। तो हाउ लॉन्ग विल यू बी नीडिंग दिस बुक, यानी कितने दिनों तक, कितने समय तक आपको इस बुक की जरूरत होगी। तो बच्चे ऐसा नहीं नीडिंग को आईएनजी में यूज कर सकते हैं, और बी इज योर आंसर। ध्यान से देख लें, समझें और आगे चलें क्विकली। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 देख लें क्लियरली, क्या लिखा है? यू हियर द प्रेसिडेंट स्पीच, यू हियर द प्रेसिडेंट्स स्पीच। बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। क्या होना चाहिए यहां? क्या लगता है आपको, क्या सही रहेगा?
या सॉरी गाइस, लेट्स गो अहेड नाउ। चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या कहा, बहुत सिंपल है, हैव, हैड, हैज। रिमेंबर वन थिंग, आप हैव की किसी भी फॉर्म के साथ, हैव हो या हैज हो या हैड हो और हैविंग हो, रिमेंबर इसकी किसी भी फॉर्म के साथ यू ऑलवेज राइट V3। आप हमेशा V3 लिखते हैं। रिमेंबर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नाउ लुक एट द बोर्ड, आपने लिखा है यू हियर, हियर क्या है, V1 है। तो V1 होने पर वी कैन नॉट टेक हैव और हैड और हैज, तो क्या बचा, ये सिंपल। डिड यू हियर द प्रेसिडेंट्स स्पीच, क्या तुमने प्रेसिडेंट की स्पीच को सुना, राइट, स्पीच सुनी। चलिए नंबर 8, आई टू द मूवीज विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। इस सेंटेंस में आपने जो ये लास्ट नाइट लिखा है, दिस डिनोट्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट टाइम। ठीक है, टेंस टॉपिक अगर आपने रेगुलर बैचेस में पढ़ा होगा तो बहुत क्लियरली ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स के साथ हमें क्या लिखना होता है। व्हाट डू वी हैव टू राइट, व्हाट डू वी हैव टू राइट, हमें क्या लिखना होता है पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स में, हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखना होता है। क्या लिखना होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी हमें V2 लेना होता है। क्या लेना होता है, V2। या अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव हुआ तो डिड के साथ V1 लेना होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, चलिए ध्यान से देखें। नाउ अब हमें पास्ट अगर लेना है तो हैव गॉन, प्रेजेंट विच इज रॉन्ग, एम गॉन रॉन्ग, am going is absolutely wrong, right? What is left, what you are left with, went. So the answer is B. I hope the things are clear. चीजें समझ आ रही होंगी, क्लियर होती चली जा रही होंगी, राइट? अब आगे देखते हैं अगली चीज को, बहुत ध्यान से देखते और समझते हुए चलते हैं। Let's go ahead. Number 9th, she has only, very good question, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। She has only friends, fewer friends, more friends, less friends, a few friends. Let me tell you one thing, बहुत क्लियरली मैंने आपको एडजेक्टिव टॉपिक में पढ़ाया था। आप fewer लिखें, less लिखें या more लिखें, ये comparative degrees हैं। They are CD. When I say CD, I actually mean comparative degrees, comparative degree। और comparative degrees के बाद आप THAN then लिखते हैं। क्या यहाँ लिखा हुआ है? बट एक सिचुएशन होती जब नहीं लिखते, वो भी मैंने आपको बताया था। That was the situation when you compare something or someone with its present or past or future। आप किसी चीज को उसके ही प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से करते हैं कंपेयर, और इसे हम बोलते हैं क्या, हिडन कंपैरिजन। तो अगर सेंटेंस में हिडन कंपैरिजन होता है तो देन नहीं लिखते। जैसे मैंने कहा, she looked more tired today, she looked more tired today। more tired is a comparative degree, बट ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है क्योंकि मैं शी के लुक्स को ही, शी के आज के लुक्स को उसके और दिनों के लुक्स से कंपेयर कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड हिडन कंपैरिजन। यू आर कंपेयरिंग शी, सो द लुक्स ऑफ शी, द लुक्स ऑफ दैट गर्ल, राइट, द लुक्स ऑफ दैट गर्ल टुडे is being compared with the looks of that girl of any other day। वो हो सकता है कि जो है ना बात कल की रही हो या बात की रही हो, कुछ भी हो। हिडन कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री में देन नहीं आता, अदरवाइज आपको देन हमेशा लिखना होता है। इस सेंटेंस में शी हैज ओनली फ्रेंड्स, कोई हिडन कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो देन नहीं है। पहली बात, जब देन नहीं है तो देन से पता चला कि सीडी वाले सारे ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगे, आप सीडी ले ही नहीं सकते, राइट? एक तो ये हट गया। दूसरी बात, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल वाली, याद होगी। फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल। फ्यू नेगेटिव होता है और लिटिल भी नेगेटिव होता है, जिससे काम न चले, ना के बराबर। और आपका जो आ फ्यू है और आ लिटिल है, उससे काम चलता है। फ्यू के वर्ड्स काउंटेबल सेंस में आते हैं, है ना? I have few friends and I have a little, I have a few friends, I have a few friends and I have a little milk। तो भाई she has only few, तो वैसे ही जब तीन ऑप्शंस हट गए तो बचा क्या, a few, राइट? चलिए आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखें, समझे और आगे चलें। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द न्यूज वॉज गुड टू बी ट्रू। एक तो ये होता है ना, TOO2
PD, PD मीन्स पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इसे आप हमेशा पेयर करते हैं टू V1 से, और ये ओवरऑल एक नेगेटिव मीनिंग देता है। जैसे दिस न्यूज वॉज टू गुड टू बी ट्रू, इसका हिंदी में मीनिंग निकलता है कि दिस न्यूज वॉज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ओवरऑल एक नेगेटिव स्टेटमेंट बना, है ना। तो बात समझ आ गई होगी। अगर आप सो लिखते हो बच्चे, सो रॉन्ग यहां इसलिए हो गया बिकॉज सो इज ऑलवेज पेयर्ड विद दैट, तो ये गलत हो गया। और एज के साथ एज आता है, वेरी को पेयर करते नहीं, इंडिपेंडेंट होता है। आपने देखो क्या लिखा है, टू बी, ये बी क्या है, V1 है ना। तो आप क्या ले पाएंगे, TOO, राइट। दिस न्यूज वॉज टू गुड टू बी ट्रू। अब एक चीज मैं और आपको बताता हुआ चलता हूं, शायद आपको बहुत इजी लग रहा हो ये, राइट। जरा देखना, एक बार एग्जाम में एक सेंटेंस आया, मैंने कहा he was so wise, or we can say he was so foolish to solve those questions, जरा मेरी बात को समझना। अब डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता। अगर वो सो फूलिश को अंडरलाइन करेगा तो आंसर हो जाएगा ही वॉज टू फूलिश, राइट। और अगर वो, याद रखें, अगर वो यहां सो फूलिश को अंडरलाइन ना कर, वो अगर इसे अंडरलाइन कर देगा, अगर वो इसे अंडरलाइन कर देगा, सो फूलिश लिखा जाएगा, तभी सेंटेंस बनेगा ही वॉज सो फूलिश दैट ही कुड नॉट सॉल्व दोज क्वेश्चंस। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा, समझ आ रहा होगा कि मैं क्यों बता रहा हूं। सो का पेयर एज भी होता है, दैट भी होता है। सो एज सिर्फ कंपैरिजन में यूज होता है, और सो दैट तब यूज होता है जब बात रीजन और रिजल्ट की होती है। इज दैट क्लियर? रीजन और रिजल्ट मतलब वो इतना फॉलिश था कि सॉल्व नहीं कर पाया, रिजल्ट ये कि वो सॉल्व नहीं कर सका। और क्यों नहीं कर सका? क्योंकि वो फॉलिश था। तो जब भी रीजन रिजल्ट रिलेशन की बात होगी तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे बच्चे? सो के साथ दैट यूज किया जाएगा। यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ, राइट। अब आगे चलते हैं, और अगर हम इसे अंडरलाइन करते हैं तो हम यहां एडवर्बियल टू लेकर सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। अगला देखें, Because of the bad weather, we had to our picnic. बड़ा सिंपल है। ये phrasal verbs होती हैं, right? ये phrasal verbs होती हैं। Whenever you write a preposition with a verb, जब भी आप किसी preposition को verb के बाद लिख देते हैं तो that becomes a phrasal verb। वो क्या बन जाती है? phrasal verb बन जाती है। बोलो, मेरी बात समझ आ रही है? That becomes a phrasal verb। Did I make it clear? Right? वो phrasal verb बन जाती है। अब यहां ये चार ऑप्शंस हमारे पास हैं। अगर हमें इन चारों का मतलब पता हो तो आसानी से हम इन्हें सॉल्व कर देंगे, राइट? हम आसानी से इन्हें सॉल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं, समझते हैं और आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? Put away, put off, put aside, put out, right? इनके मीनिंग को समझना। Put away का मतलब होता है किसी चीज को दूर रख देना। Put aside मतलब keep away, दूर रख देना इसका मतलब है दूर रखना, put it away। Put off का मतलब होता है to cancel, या तो रद्द कर देना या postpone कर देना, to cancel और postpone। Put aside का मतलब होता है, put aside का मतलब है to ignore, to ignore। और हाँ, let me tell you one thing, see, it's not that one phrasal verb has only one meaning. One phrasal verb may have more than one meaning. So if you come across some other meaning in the dictionary, don't think that sir has told you something else. No, one phrasal verb may have more than one meaning, and it's just that we have to see which meaning is to be used in the given context. All right? एक से ज्यादा मीनिंग्स होती हैं फ्रेजल वर्ब्स की, हमें देखना होता है कौन सा यहाँ कॉन्टेक्स्ट में आएगा। पुट अवे, कीप अवे, दूर रखना। पुट ऑफ, कैंसिल करना या पोस्टपोन कर देना। पुट असाइड का मतलब होता है इग्नोर करना, ठीक है। फ्रेजल वर्ब समझ गए ना क्या होता है? जब किसी वर्ब के बाद प्रपोजिशन लिखा जाए या कई बार वर्ब के साथ एडवर्ब लिखा जाए तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। नाउ पुट आउट का मतलब होता है टू ब्लो आउट, बुझा देना,
टू ब्लो आउट, बुझा देना, ठीक है जी, बुझाना, दूर रखना, अनदेखा करना, बुझा देना, रद्द करना या कैंसिल कर देना, कैंसिल करना या टाल देना। तो भाई बिकॉज ऑफ बैड वेदर वी हैड टू क्या करना पड़ा, कीप अवे करना पड़ा, इग्नोर करना पड़ा, बुझाना पड़ा, दूर रखना पड़ा, अनदेखा करना पड़ा, या हमें हमारी पिकनिक को पोस्टपोन करना पड़ा या कैंसिल करना पड़ा। तो जब मीनिंग पता है तो बहुत आसानी से आंसर आपको समझ आ जाएगा, राइट। पुट ऑफ ही यहां सही ऑप्शन होगा। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? पुट ऑफ इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द फोर्ड थिएटर वेयर लिंकन वॉज शॉट मस्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है guys. We have to be good at both the things. We have to be good at both grammar and vocabulary. Only then we would be able to attempt these questions, because some questions are entirely completely purely solely dependent based on vocabulary, and some are based on grammatical concepts. So we need to be good at both the things. We need to be good at both the things. The Ford Theater where Lincoln was shot, Ford Theater जहां पर लिंकन को मार दिया गया था, must, now this must is a model, must is a model, and you know that इसके साथ हमेशा V1 आता है, किसी भी मॉडल के साथ हमेशा V1 आता है, या आप मॉडल के साथ B लिखकर B3 भी लिख सकते हैं if you intend to write passive voice. अगर सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखना होगा, याद रखें, अगर सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखना होगा तो हमें मॉडल के साथ बी लिखकर थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। मेरी बात समझ आ रही है सभी को? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं भाई? सबको समझ आ रहा है ना, राइट? चलिए चीजों को देखें, समझें और आगे चलें। तो यहां क्या होना चाहिए? मस्ट रिस्टोर्ड, ये V2 और V3 है तो ये नहीं हो सकता, या तो ये V2 है या ये V3 है। लेकिन यहां हमें V2 और V3 चाहिए नहीं। मस्ट बी रिस्टोरिंग, बी लिखकर थर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं अगर पैसिव वॉइस लिखना होगा, और बी लिखकर हम आईएनजी फॉर्म भी लिख सकते हैं अगर हमें एक्टिव वॉइस लिखना होगा। मैं अभी आपको बता दूंगा, डोंट वरी। मस्ट रिस्टोर, मस्ट बी रिस्टोरिंग। आपको मैं बता दूं, ये तो नहीं आएगा, आप क्लियरली समझ गए। अब एक रिस्टोर जो कि V1 है और मस्ट बी रिस्टोरिंग भी स्ट्रक्चर सही हो सकता है, और एक हैव बीन रिस्टोर्ड भी दिया हुआ है। जरा मेरी बात को ध्यान से समझना, ये जो फोर्ड थिएटर है वो रिस्टोर खुद नहीं हो सकता, मेरी बात समझ रहे हो? उसे रिस्टोर किया जाएगा। तो मस्ट बी रिस्टोरिंग और रिस्टोर, ये जो एक्टिव फॉर्मेशन है जिसमें डूअर, एक्टिव क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एक्टिव वॉइस वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें डूअर, मैं बात डूअर की कर रहा हूं, डूअर वर्ब और एक्शन के पहले लिखा होता है। जिसमें डूअर जो होता है वो क्या होता है, डूअर वर्ब और एक्शन के पहले लिखा होता है। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? वर्ब और एक्शन के पहले लिखा होता है, वो हमारा डूअर होता है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। लेकिन अगर डूअर बाद में होता है या नहीं होता है तो वो स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। मैं लिख देता हूं, अगर आपने वर्ब लिखा और डूअर उसके बाद लिखा, या डूअर नहीं भी लिखा तो बाद में लिखा या नहीं लिखा, दिस इज कॉल्ड पैसिव स्ट्रक्चर, दिस इज अ पैसिव वॉइस। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? इसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं, ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं भाई, है ना? बहुत ध्यान से देखें, समझें। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देकर समझा देता हूं। मैंने कहा द डोर वॉज ब्रोकन, द डोर वॉज ब्रोकन। अब चाहूं तो मैं यहां लिखूं बाय जॉन, और चाहूं तो ना भी लिखूं तो भी आपको क्लियरली ये बात समझ आ रही होगी, दरवाजा खुद नहीं तोड़ सकता। ये जो वॉज ब्रोकन आपने वर्ब लिखी है उसके पहले ये डूअर नहीं है, ये डूअर नहीं है। अब आपने लिखा है तो बाद में लिखा है, और अगर ना भी लिखते तो आप समझ गए ना, जब काम को करने वाला डूअर इज व्हाट, डूअर इज द नाउन और द प्रोनाउन दैट डज द एक्शन,
डूअर वो नाउन प्रोनाउन होता है जो किसी एक्शन को परफॉर्म करता है। तो डूअर अगर वर्ब के क्या होता है, पहले होता है, तो एक्टिव होता है क्योंकि वो एक्टिव है डूअर। लेकिन अगर डूअर पहले ना दिया हो, बाद में दिया हो, या दिया ही ना हो, तो वो पैसिव होता है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। मेरे हिसाब से चीजें समझ आ रही होंगी आपको, राइट? चलिए आगे चलते हैं। तो भाई ये बात आप समझ गए कि आपने जो यहां लिखा हुआ है ना, ये स्टोर जो है ना, ये जो फोर्ड थिएटर है वो खुद रिस्टोर नहीं कर सकता, ये डूअर नहीं है। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज नॉट डूअर। सो व्हेन इट इज नॉट डूअर, जब ये हमारा डूअर नहीं है और डूअर कहीं नहीं लिखा है, तो पैसिव वॉइस में लिखा जाना चाहिए, राइट? तो पैसिव वॉइस ये भी हो सकता है मॉडल बी थर्ड फॉर्म, ये भी हो सकता है, और पैसिव वॉइस ये भी हो सकता है हैव बीन थर्ड फॉर्म, ये भी हो सकता है। पैसिव में हमेशा बी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म आती है और मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अब ध्यान से देख लो, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म यहां भी है, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म यहां भी है। समझ रहे हो ना भाई? मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म यहां भी है और यहां भी है। बी के साथ पूरी लैंग्वेज में बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी और बीन, इनके साथ दो ही फॉर्म आती हैं, या तो थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। अगर आपने इनके साथ आईएनजी फॉर्म लिखी है तो अब याद रखना कि आप उन्हें पैसिव में लिख रहे हो। तो जब ये वाला स्ट्रक्चर मेरे पास ऑप्शन में था नहीं, बी थर्ड फॉर्म कहीं नहीं लिखा हुआ, तो फिर मैंने डी वाला ऑप्शन लिया। इज द क्लियर? मस्ट हैव बीन रिस्टोर्ड, अभी तक तो वो रिस्टोर हो चुका होगा। We have practicals on. अब ये इससे इजी तो मैं क्वेश्चन शायद आपको दे ही नहीं सकता था। क्या होना चाहिए आंसर? बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूं और फिर आगे चलूंगा। चीजों को ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। वी हैव प्रैक्टिकल्स ऑन ऑल्टरनेटिव। मैंने पहले ही अंडरलाइन किया था जब मैं आपसे कह रहा था इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो। दिस इज नाउन, ये विकल्प होता है, ठीक है? कोई उसके पास लाइफ में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा हुआ है। और ऑल्टरनेट एक एडजेक्टिव होता है। हम बोलते हैं क्लासेस वुड बी हेल्ड ऑन ऑल्टरनेट डेज। क्लासेस विल बी हेल्ड ऑन ऑल्टरनेट डेज, ये एडजेक्टिव होता है, राइट? तो ऑल्टरनेट डेज आपको चाहिए, बाकी आप भूल जाओ। जब आंसर मिल चुका है तो कहीं और, बाकी ये दो वर्ड्स बड़ी आसानी से आप डिक्शनरी में देख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है? इजी है। अगला, द एग्जामिनर मेड अस आर आइडेंटिफिकेशन इन ऑर्डर टू बी एडमिटेड टू द टेस्ट सेंटर। एग्जामिनर ने हमसे हमारा जो है आईडी प्रूफ या आइडेंटिफिकेशन दिखाने को कहा और फिर हमें जाने दिया। मैं आपको एक बात बताता हूं, मेक की फॉर्म के बाद, मेक के बाद आप जो यहां लिखते हो देखने में ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट होता है अगर, तो इसके बाद आप टू नहीं लिखते, V1 लिखते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा मैं बताता हूं फिर से। आपने यहां मेक लिखा, देखने में ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर वो डूअर होता है तो इसके बाद कभी भी टू नहीं लिखा जाता, सीधा V1 लिखा जाता है, राइट? मैं एग्जांपल देता हूं। ही मेड देम टू लाफ। जरा समझना, इसे कॉस्टिव वर्ब्स बोलते हैं। कॉस्टिव वर्ब्स भी दो तरह की होती है, एक होता है एक्टिव कॉस्टिव और एक होता है पैसिव कॉस्टिव। बहुत ध्यान से देखना, जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है आपको, देखना है और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है जी? ही मेड देम टू लाफ, मैंने आपको क्या बताया था? ही मेड देम। मेड के बाद अगर देखो, देम देखने में ऑब्जेक्ट है, लेकिन हंसने का काम कौन कर रहा है ये, तो क्या मैं इसे इसका सब्जेक्ट नहीं बोल सकता? जी हाँ, मेड किसने किया? ही ने किया, ही इसका सब्जेक्ट है, दैट्स ओके। लेकिन लाफ करने का सब्जेक्ट यही है, देखने में ऑब्जेक्ट लेकिन सब्जेक्ट, और यहां पर ये टू नहीं आ जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव लिखा जाएगा। जब भी V1 विदाउट टू लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? 2V1। इन्फिनेटिव क्या होता है? 2V1। लेकिन जब आप क्या करते हैं, टू विदाउट 2V1 लिखते हैं, वो बेयर इन्फिनेटिव होता है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर स्ट्रक्चर चेंज हुआ, देखो ध्यान से, आपने मेक की कोई फॉर्म लिखी
और मेक की फॉर्म के ठीक बाद आप बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस। मैं एग्जांपल देता हूं, ही वॉज मेड टू, ही वॉज मेड टू, ही वॉज मेड टू। मेक का मतलब भाई यहां मेक की फॉर्म्स हैं, प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करना, फॉर्म्स, और यहां भी क्या है, फॉर्म्स हैं। ही वॉज मेड टू लाफ बाय जॉन और बाय टॉम, टॉम के द्वारा उसे हंसाया गया। अब क्या हुआ है, ध्यान से देखो भाई, अब मेक के बाद नहीं लिखा है डूअर, वहां था मेक के बाद, अब वो पहले आ गया। फिलहाल ये पैसिव स्ट्रक्चर है, वो एक्टिव स्ट्रक्चर है। तो जब आपको इतनी बात मैंने समझा दी, जरा आप आंसर पर आ जाएं। आंसर पर आ जाते हैं और देखते हैं कि भाई आंसर में क्या होना चाहिए। वी हैव प्रैक्टिकल्स ऑन, ये तो हो चुका था, है ना। तो आगे चलो भाई। द एग्जामिनर मेड अस, हमने क्या किया, शो किया है। तो मैंने आपको क्या बताया, आईएनजी नहीं लिखते, सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं लिखते, इन्फिनेटिव नहीं लिखते, बेयर इन्फिनेटिव लिखेंगे। ये V1 है और विदाउट टू V1 इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, क्लियर, दैट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। बिना टू का V1 जो है उसे हम बेयर इन्फिनेटिव बोल देते हैं। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। आगे देखते हैं। ही इंसिस्टेड, बस भैया सबको पता होगा, भाई ये बात तो सबको पता होगी। द वर्ड, द प्रपोजिशन इंसिस्ट टेक्स प्रपोजिशन ऑन, द वर्ड इंसिस्ट और द वर्ब इंसिस्ट टेक्स प्रपोजिशन ऑन आफ्टर इट, ठीक है ना। तो भाई कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, दिस शर्ट इज फॉर मी टू वेयर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फंडा समझाया था, TOO2 PD, PD का मतलब है पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव अगर होता है तो इसके ठीक बाद इसका पेयर 2V1 लिखा जाता है, राइट क्या ऐसा ही है? यस, यू कैन सी हियर दिस इज 2 एंड दिस इज V1। तो भाई आपको TOO2 वाला 2 देखना होगा, क्या कहीं पर है? अजी बिल्कुल है। This shirt is too dirty for me to wear. इसका मतलब this shirt is so dirty for me that I cannot wear. I told you, this gives you a negative meaning too. तो बात समझ में आ गई होगी, इसमें तो टाइम नहीं लगा होगा, बहुत इजी है। आगे देखें, बहुत ध्यान से समझें और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्या लिखा भाई? That 13 is an unlucky number. कि 13 एक अशुभ अंक है ऐसा माना जाता। पीपल आर बिलीविंग, आपको पता है स्टेटिव वर्ब है, आप इसे आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। ए ऑप्शन इज रॉन्ग। पीपल आर बिलीव्ड, लोगों पर विश्वास किया जाता है। अरे भाई लोगों पर विश्वास किया जाता है या लोग ऐसा मानते हैं, लोग ऐसा विश्वास करते हैं, तो ये तो गलत स्ट्रक्चर हो गया। द नंबर बिलीव्स, द नंबर संख्या बिलीव करती है। कम ऑन, इट इज बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड बिल्कुल ठीक लिखा है। इट इज बिलीव्ड का मतलब है, अगर आप सेंटेंस को एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब निकलेगा पीपल बिलीव दैट 13 इज एन अनलकी नंबर। और जब हम दैट वाले सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो रिमेंबर हमें क्या करना होता है, क्या करते हैं भाई, हम लोग उसे इस तरह से इट, डमी सब्जेक्ट इट ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई थिंक दे वुड कम, इट इज थॉट, सॉरी आई थिंक था ना, आई थिंक, इट इज थॉट बाय मी, इट इज थॉट बाय मी दैट दे वुड कम। आई थिंक they would come, I think that they would come, it is thought by me that they would come। लेकिन यहां जो जनरल डूअर होता है, कोई जनरल सिनेरियो होता है, जैसे we should obey our parents, तो इसका पैसिव बनेगा our parents should be obeyed। यहां by us लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा one must keep one's promise, one must keep one's promise, तो इसको आप जरूरी नहीं है इसे आप ऐसे बोलो कि one's promise should be kept by one, no, ये भी बोल सकते हैं one's promise should be kept, या ये भी बोल सकते हैं promises should be kept। अगला 18th, बहुत सिंपल सा तरीका है भाई, देखें समझे और आगे चलें जो मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से। 18th की बात करता हूं मैं। होमवर्क जो दिया था बच्चे मैं करा दूंगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। चलिए बता ही देता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं बच्चे। दिस इज माय यूट्यूब चैनल JS यादव फॉर इंग्लिश। दोज हु वांट टू गेट मोर वीडियो, मोर फ्री वीडियोस फॉर मोर क्लैरिफिकेशन, यू गाइस गो टू माय चैनल एंड
subscribe to the channel as well, right? It's a part of my book. It's a part of my book that I'm making you guys practice. So that's not a big issue at all. चलिए देखें. It is him, himself, his और he. क्या होना चाहिए? It is. I've told you. This is a non-action verb. आपको वो concepts याद आएंगे. It is him. Objective case नहीं आता. Himself, reflexive और emphatic नहीं आता. His, possessive नहीं आता. नॉन-एक्शन वर्ब के बाद हमेशा आप कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. और मैंने कहा था क्या, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव केस में लिखे जाते हैं. ये देखो मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स आर रिटन, ये लिखे जाते हैं, आर रिटन इन सब्जेक्टिव केस, आर रिटन इन सब्जेक्टिव केस. इन्हें हम सब्जेक्टिव केसेस में लिखते हैं, आर रिटन इन सब्जेक्टिव केस. मेरी बात समझ आ रही है? चलिए बहुत ध्यान से अब हम चलते हैं. अच्छा हाँ, एक एग्जांपल देता हूं इसे. जैसे मैंने कहा इफ ही वर मी, अगर वह मेरी जगह होता, he would help you, वो तुम्हारी मदद कर देता. he would help you. ध्यान से देखना, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा चुका हूं, जो बच्चे रेगुलर बैच को पढ़ रहे हैं. नॉन एक्शन वर्ब के बाद जो लिखा जाता है वो ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट पिक्चर में तभी आएगा जब वो वर्ब एक्शन दिखाएगी. अरे भाई, जब आप काम कर ही नहीं रहे हो, एक्शन परफॉर्म ही नहीं कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट या कर्म कैसे हो जाएगा? मेरी बात समझ रहे हो ना? इफ ही वर मी, यहां और ये वर बिल्कुल ठीक लिखा है. इमेजिनेशन में इफ के साथ हमेशा वर लिखा जाता है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लरल हो. इफ ही वर मी नहीं होगा, इफ ही वर आई होगा. सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा. सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है. नेक्स्ट, द मिनिस्टर assured द फ्लड victims, द मिनिस्टर assured द फ्लड victims, जो बाढ़ पीड़ित थे, उन्हें मंत्री ने आश्वासन दिया, सुनिश्चित किया. क्या याद रखेंगे? अश्योर अपने साथ ऑफ लेता है. अश्योर वर्ब टेक्स द प्रपोजिशन ऑफ आफ्टर इट, सो द थिंग्स आर डन. इसका तो आंसर भाई हो गया. ठीक है, अगला देख लेते हैं. हिज फादर आस्क्ड हिम टू कीप. क्या होना चाहिए बच्चे? कीप. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि क्या फ्रेजल वर्ब्स भी एग्जाम में आपको बहुत परेशान करती हैं. हिज फादर आस्क्ड हिम टू कीप. हिज फादर आस्क्ड हिम टू कीप. क्या? टू कीप. मेरी बात समझ आ रही है सभी को? हिज फादर आस्क्ड हिम टू कीप ऑन, कीप डाउन, कीप आउट, कीप अवे. क्या होना चाहिए? फ्रॉम बैड कंपनी. मीनिंग आपको समझ आ रहा है कि उसके पिता ने उससे कहा कि भाई बुरी संगत से दूर रहना है. अब कीप ऑन का मतलब होता है क्या? कीप ऑन का मतलब मेंटेन. कीप ऑन कहते हैं ना, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन वर्किंग हार्ड. मेंटेन करना या कंटिन्यू करना. कीप डाउन का मतलब होता है कहीं कंट्रोल करना. जैसे मैंने कहा द वाइज नो, वाइज का मतलब बुद्धिमान. आर्टिकल टीएचई लिखकर एडजेक्टिव के पहले प्लरल कॉमन नाउन बनाते हैं. द वाइज नो हाउ टू कीप डाउन देयर एंगर. बुद्धिमान जानते हैं कि वो अपने गुस्से पर नियंत्रण कैसे करें. कीप आउट मतलब किसी को बाहर रखना. कीप हिम आउट. आई डोंट वांट टू मीट हिम, आई डोंट वांट टू मीट हिम. मैं उसे मिलना नहीं चाहता, उसे बाहर ही रखें. हिज फादर आस्क्ड हिम टू कीप अवे. कीप अवे अक्सर आप देखते हैं मेट्रो में लिखा होता है, या तो कीप ऑफ लें या कीप अवे लें. तो कीप अवे ही आपका आंसर बन पाएगा अगर आप कहीं से दूर रहना चाहते हैं, हटकर रहना चाहते हैं. द थिंग्स आर क्लियर. अराउंड 25 क्वेश्चंस हमने फर्स्ट वीडियो में किए, अभी भी कर रहे हैं. ठीक है, और देखते हुए चलते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देना है, आपको एक्सप्लेन करना है, चीजों को अच्छी तरह से समझाना है, इसलिए बच्चे टाइम लगना लाजमी है. बिल्कुल भी परेशान ना हो. एक बार फिर से देखें जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको. गिव मी अ क्विक मोमेंट. वो आपका होमवर्क भी करा दूं, वरना आप कहेंगे कि सर आपने होमवर्क नहीं कराया. चलिए, होमवर्क ये है, ध्यान से देख लें. ये रहा होमवर्क. लिखा ही हैज नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस फॉर 10 days ago. मैंने कहा था सिंस फॉर का कोई कॉन्सेप्ट आया था और मैंने आपको बताया था यू गाइज मस्ट हैव बीन टॉट कि सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट इन टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम. राइट, कि फॉर को हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, सिंस को पॉइंट इन टाइम के लिए यूज करते हैं, या निश्चित समय के लिए यूज करते हैं सिंस को, और अनिश्चित समय के लिए यूज करते हैं फॉर को.
लेकिन ये निश्चित अनिश्चित को कौन निश्चित अनिश्चित करेगा, हमें पता नहीं होता। याद रखना, ये ट्रिक मैं आपको देता हूं। अगर कभी भी आपने टाइम प्लस अगो लिखा, क्या लिखा, टाइम प्लस अगो, ये पास दिखाने वाली बात नहीं है। जब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में पाओगे तब वहां इसके साथ सिंस लेना होता है। लॉजिक वगैरह रेगुलर बैचेस में मैं बता चुका हूं, मैं अभी आपको सिर्फ आंसर दे रहा हूं। क्यों सिंस आता है, बिकॉज ऐसा लिखने से ये पॉइंट इन टाइम बन जाता है। मैंने कहा आज के ठीक 10वें दिन पहले से, अगर मैं यूं कहूं वो 10 दिन से नहा रहा है, या वो 10 दिन से खेल रहा है, या 10 दिन से यहां आ रहा है, वो एक अलग चीज हो गई। आई एम टेलिंग यू दी ड्यूरेशन। बट इफ आई टेल यू कि आज के ठीक 10वें दिन पहले से, आज के ठीक 10वें दिन पहले से यहां आ रहा है, तो वहां वो क्या होगा, 10वां दिन जो भी होगा जाकर देखोगे आप, वो दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी निकलेगा वो ये बताना चाह रहा है। नेम ऑफ डे, ही इज टेलिंग यू द नेम ऑफ द डे। चलिए फिलहाल टाइम अगो के साथ सिंस आएगा। इट हैज बीन रेनिंग सिंस फॉर ऑल नाइट। एक और चीज देखना, अगर कभी भी आपने ऑल प्लस टाइम लिखा, ऑल प्लस टाइम, रिमेंबर इफ यू राइट ऑल प्लस टाइम, तो लेट मी टेल यू, ऑल प्लस टाइम के साथ आपको क्या करना होता है, ना सिंस आएगा ना फॉर आएगा, ना सिंस आएगा ना फॉर आएगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू ऑल नाइट, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू ऑल दीज मंथ्स। तो ऑल दीज मंथ्स, ऑल नाइट, ऑल ईयर, इन सब के पहले ना सिंस आएगा ना फॉर आएगा, रिमेंबर, ठीक है। He has been waiting for you since for the last Sunday, the last Sunday और last Sunday। ये क्वेश्चन अभी भी 2 क्वेश्चन में बच्चे आपको दूंगा, 2-3 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए। नहीं, they will not talk to you until you do not call them, alright, बहुत सिंपल है, until you do not call them। एक तो यहां do not नहीं आएगा, है ना, क्योंकि until पहले से नेगेटिव है। लेकिन दूसरी बात देखो क्या है, दे विल नॉट टॉक टू यू अनलेस यू कॉल देम। मैं टाइम की बात नहीं कर रहा, मैं कंडीशन की बात कर रहा हूं। यहां अनलेस आएगा, हालांकि नेगेटिव वी डोंट यूज डबल नेगेटिव्स, तो वो डू नॉट तो रिमूव करना होगा, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम अनटिल टाइम के लिए यूज करते हैं और अनलेस कंडीशन के लिए यूज करते हैं। यहां तक बात समझ आ रही होगी, राइट। ये 2 क्वेश्चंस अभी भी, यानी डिफरेंस आपको देखना है, यही देखना है आप लोगों ने कि द लास्ट संडे और लास्ट संडे में क्या डिफरेंस है, लास्ट संडे और द लास्ट संडे में क्या डिफरेंस है, ये आप देखेंगे, ठीक है। अभी भी बच्चे मैंने 2 सेंटेंसेस को आपको होमवर्क की तरह करने को कहा है, आपने करना है ये, ठीक है। चलिए वापस आ जाएं जो हम पढ़ रहे थे, चलिए आ जाएं। कितने क्वेश्चंस हो गए थे यहां पर, 20 क्वेश्चंस हो गए थे, ठीक है। 20 के आगे चलते हैं, आपका होमवर्क हो गया। स्टिल 2 क्वेश्चंस आर पेंडिंग। आई विल वेट फॉर योर आंसर फर्स्ट, देन आई विल गिव यू द रीजंस, द आंसर्स ऑफ दोज 2 क्वेश्चंस। चलिए 20 क्वेश्चंस वी हैव डन, लेट्स टॉक अबाउट, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ध्यान से देखें, समझे और आगे चलें। क्या लिखा है, माई विंडोज लुक ब्रिलियंट। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, भाई बताएंगे आप, माई विंडोज लुक क्या होना चाहिए, माई विंडोज लुक अपॉन, आउट, ऑन, एट, इन। एट और इन का तो मतलब आपको क्लियरली पता चल गया होगा, ये नहीं होगा। माई विंडोज यानी मेरी विंडो से दिखता है, मेरी विंडो नहीं देखती, विंडो से अगर कोई देखता है तो उसे दिखता है क्या, गार्डन। तो एक तो बात क्या है कि आप विंडो से बाहर देख रहे हैं और गार्डन पर देख रहे हैं, ठीक है जी, यानी बी आंसर होगा। याद कर लें, ये बहुत एग्जाम में आता है, कई बार आता है, माई विंडोज लुक आउट ऑन द गार्डन, माई विंडोज लुक आउट ऑन द गार्डन, राइट। अप ऑन नहीं होगा, अप ऑन मोशन के लिए होता है, जैसे मैंने कहा द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। अप ऑन नीचे से ऊपर आगे टेबल पर, then we use it. Next, क्या लिखा हुआ है, I have made a rough draft, draft. Come on. क्या होना चाहिए आंसर, ये होना चाहिए, राइट ये हो जाएगा, आपको अच्छी तरह पता है। बाकी वर्ड्स आप डिक्शनरी में देख लेते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट चलना चाहूंगा। वर्ड में कोई डिफिकल्ट होगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सिंपल है, यू कैन सी, ठीक है। ड्राफ्ट कई तरह यूज होता है, ड्राफ्ट
साउंड और प्रोनाउंसिएशन सेम। इसका अगला देखें, द रिवर्ड वाज नॉट कमेंसुरेट। कमेंसुरेट कमेंसुरेट बच्चे याद रखेंगे, कमेंसुरेट जो वर्ब होती है उसके साथ हमेशा प्रपोजिशन विद आता है, डोंट फॉरगेट इट। कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिस में लानी होंगी। कमेंसुरेट विद, कमेंसुरेट विद। अगला देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 25, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर द एक्सपेंस, आई वॉन्ट द पार्टी टू बी अ रियल सक्सेस। अरे भाई मुझे खर्चों की परवाह नहीं, खर्च की परवाह नहीं है, पार्टी शानदार होनी चाहिए। पार्टी में गए कि भाई तेरे भाई ने पार्टी दी थी, मजा आ गया, राइट। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से क्या लिखा, आई डोंट केयर। अक्सर हमें लगता है केयर फॉर, केयर ऑफ क्या होना चाहिए, आई डोंट केयर ऑफ, आई डोंट केयर अबाउट, आई डोंट केयर विद, डोंट केयर एट। कम से कम आपको विद और एट का तो समझ आ रहा होगा कि नहीं आएगा। आई डोंट केयर ऑफ और आई डोंट केयर अबाउट क्या होना चाहिए, याद रखेंगे, यू डोंट केयर अबाउट। वेन यू केयर ऑफ और केयर फॉर समथिंग तो आप उसकी देखरेख करने लग जाते हैं, और वेन यू डोंट केयर अबाउट तो उसका मतलब है कि तुम उसकी परवाह नहीं करते हो, ठीक है, उससे आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई डोंट केयर अबाउट द एक्सपेंसेस, राइट। नेक्स्ट, विनय डज नॉट प्ले क्रिकेट एंड डज यशवंत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे हम पार्शियल इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा ही इज अ टीचर, इसे देख लो जरा, ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है, ही इज अ टीचर, सो एम आई, ऐसा लिखा जाता है, सो एम आई। अच्छा होता अगर यहां एंड ना होता, बट अगर दिया एंड तो कॉमा लिखा हुआ है, वो गलत नहीं है। हमें तो जो फिल करना है उसे देखना है, करेक्शन नहीं करना है। इसका मतलब वह अध्यापक है और मैं भी, राइट। अगर मैं कहता ही इज नॉट अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर, ही इज नॉट अ टीचर, वह एक अध्यापक नहीं है, ही इज नॉट अ टीचर, तो मैं कहता नॉर एम आई, और नाइदर एम आई, नॉर एम आई। नेगेटिव के लिए नेगेटिव लिया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। हम नॉर लिख सकते हैं या नीदर लिख सकते हैं, नीदर और नाइदर बोथ, इसको दोनों ही तरह से आप पढ़ते हैं, इन्हें दोनों ही तरह से आप पढ़ते हैं। द टू प्रोनाउंसिएशंस ऑफ द वर्ड नीदर, नाइदर, either, either one is British, the other is American. Entirely depends. See, in the examination nobody asks you to pronounce the words British ways or American ways, but let me tell you, we actually follow British ways of English because English belong to England. Now, विनय डज नॉट प्ले क्रिकेट, विनय क्रिकेट नहीं खेलता, एंड डज यशवंत, तो मैंने क्या कहा, ये नेगेटिव है। बोलो जी क्या है, नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव के लिए क्या बचा, ऑल्सो का मतलब नहीं बनता, सो पॉजिटिव में आता है, आइदर पॉजिटिव में आता है, बचा क्या, नाइदर। लिख दो भाई, विनय डज नॉट प्ले क्रिकेट एंड नाइदर डज यशवंत, एंड नाइदर डज यशवंत। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर, राइट। चलिए आगे चलें, चीजों को देखते हुए नंबर 26 देखते हैं। बहुत सिंपल, ध्यान से देखें। ही, जल्दी से देखें क्या लिखा हुआ है, ही द क्लोथ्स एंड हंग देम अप ऑन द क्लॉथ लाइन, ठीक है। ही पिक्ड अप, ही ब्लू अप, ही केप्ट अप, ही क्लियर्ड अवे। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? चलिए ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे बताएंगे। दिस इज योर होमवर्क, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, याद रखेंगे। अगला लिखा है, आई नो द गर्ल, आई नो द, भाई इसमें कुछ नहीं है, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। यू नीड टू गेट टू नो द मीनिंग्स ऑफ दीज फ्रेजल वर्ब्स, एंड द मोमेंट यू गेट टू नो द मीनिंग्स यू वुड गेट टू नो द आंसर, बिकॉज यू नो द कॉन्टेक्स्ट वेल नाउ। अब आपको कॉन्टेक्स्ट बड़ी अच्छी तरह पता है, यू नो what requirement is and what is required in the context. It's just that you need to get the word out of these four options. And how would you get that? You'll get that only by knowing the meanings of these four options. So what do you have to do? Key in these words in your dictionary and get to know the meaning, and let me know the answer in the next video. All right, let's go ahead. I know the girl, मैं उस लड़की को जानता हूँ। Dance yesterday, बच्चे मैंने पढ़ा रखा है आपको, अच्छी तरह आपको पता है कि यहाँ ये जो आपने वर्ड्स दे रखे हैं, ये सारे यहाँ पर relative pronoun की तरह यूज होंगे। किसकी तरह? relative pronouns बन रहे हैं। Yes or no guys? relative pronouns बन रहे हैं। और आपको एक बात और पता है, relative pronoun के ठीक पहले जो noun pronoun लिखा जाता है, that is called antecedent. उसे हम क्या कहते हैं? antecedent कहते हैं। Did I make it clear? We call it antecedent. Is that clear? हम इसे क्या कहते हैं बच्चे? antecedent कहते हैं। और antecedent हमेशा एक noun और pronoun होता है जिसके बारे में ये relative pronoun बात करता है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं
हु, विच, दैट, हु, हुम, हुज की कहानी। अगर आपका एंटीसीडेंट एक ह्यूमन बीइंग होता है, अ ह्यूमन बीइंग, तो आपका जो आरपी, आरपी स्टैंड फॉर व्हाट, रिलेटिव प्रोनाउन, वो हमेशा या तो हु होगा या हुम होगा या हुज होगा। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर, ठीक है ना। पिछली बातें जो मैंने आपको पढ़ाई कितनी काम आ रही है, इस बात का बड़ा ध्यान रखें, कितनी काम आ रही हैं बातें, ध्यान रखें। तो क्या हो जाएगा यहां पर, ध्यान से देखें भाई, विच यहां नहीं होगा और हु, हुम, हुज में से क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट ही मैंने आपको पढ़ाया था कि हु, हुम, हुज में से क्या होता है, मैंने क्लियरली आपको बताया था, समझाया था, राइट। क्या कि हु तब यूज करते हैं जब हमारे पास सेंटेंस में वर्ब एक्स्ट्रा होती है, और हुम ऑब्जेक्टिव केस है, हु सब्जेक्टिव केस है। इसे तब यूज करते हैं जब वर्ब एक्स्ट्रा नहीं होती है। whereas whose एक पोजेसिव केस है, और ये सब कुछ बन सकता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सब कुछ बन सकता है, इसलिए वर्ब एक्स्ट्रा हो या ना हो, whose आ सकता है। बट द कंडीशन इज इफ यू इंटेंड टू शो सम पोजेशन। क्या यहां पोजेशन दिखाने की बात है। whose का मतलब होता है, अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो इसका मतलब होता है हिंदी में किसका, किसकी, किसके, और अगर आप रिलेशन दिखाते हो, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करते हो, तो उसका मीनिंग होता है जिसका, जिसकी, जिसके। ना मुझे यहां किसका, किसकी, किसके चाहिए, और ना ही जिसका, जिसकी, जिसके। हमें क्या चाहिए, मैं उस लड़की को जानता हूं जो के लिए हु यूज होता है, यहां हु आंसर आएगा। बड़ा सिंपल है। हुम का मतलब होता है किसे और किसको जब क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो होता है जिसे और जिसको जब ये रिलेट करता है। मीनिंग से भी बात बन जाती है, राइट। तो आज हमने इस वीडियो में वी हैव डन 27 क्वेश्चंस, 27 क्वेश्चंस मोर, राइट। 27 हमने और कर लिए हैं। पहले वीडियो में 25 मैंने आपको कराए थे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड विमेन टू, सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड और डिस्करेज। या यू पीपल आर आल्सो गेटिंग परफेक्शन ग्रेजुअली, धीरे धीरे भाई परफेक्शन आ जाएगा, प्रैक्टिस से चीजें आ जाती हैं। आज की वीडियो में इतना काफी रहेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। होमवर्क याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा 26 आपका होमवर्क है। आप मुझे आंसर कर बताएंगे, कमेंट कर मुझे बताएंगे, मुझे आप जो है व्हाट्सएप पर मुझे बताएंगे कि भाई ये आंसर है आपका, मुझे पता होना चाहिए कि भाई हाँ ये आपका आंसर है। डिड आई मेक इट क्लियर, राइट। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं, राइट। चलिए आगे चलते हैं चीजों को देखते समझते हुए। आज क्लास को मैं यही ओवर करूंगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर गाइस।